हाय फ्रेंड्स, देखो यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 अगस्त का करंट। ठीक है, किसका 2 अगस्त का करंट अफेयर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर। जो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम, और बिल्कुल रेगुलर की तरह बहुत ही सही ढंग से पढ़ाएंगे आपको। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं वो साथ ही साथ जितने भी यूट्यूब चैनल है जो करंट पढ़ाते हैं बिल्कुल टॉप लेवल पर चलते हैं, जैसे उत्कर्ष है, एग्जाम नीति है, जो भी टॉप यूट्यूब चैनल हैं जिनका जो करंट है वो बहुत ही फेमस माना जाता है, उन सभी के जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो भी सारे के सारे इसी पीडीएफ में इंक्लूड रहते हैं। तो यदि आप मेरा करंट पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, हमारा जो करंट रहेगा बिल्कुल टिप टॉप लेवल का रहेगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, पूरा इसी करंट में से आएगा। ठीक है, और आजकल करंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, तो इसलिए हमें करंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एज परियोजना शुरू हुई है? ग्रीन एजी परियोजना हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है? यूपी में, गुजरात में, मिजोरम में और आसाम में। आपको यहाँ से सही आंसर देना है कि कौन सा राज्य है जिसने ग्रीन एजी परियोजना शुरू की है। तो देखो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। हाल ही में मिजोरम ने ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, उसके बाद यदि इसका सॉल्यूशन पढ़ा जाए तो बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिख रखा हूँ मैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने तथा संवहनीय कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने हेतु मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने तथा संवहनीय कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने हेतु मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की है। अब देखो, जो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है उसको टोटल 5 राज्यों में लागू किया गया है। पहला है मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड। ये 5 राज्य हैं जिनमें ग्रीन एजी प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। उसके बाद बात की जाए यदि ग्रीन एजी परियोजना के बारे में, तो देखो ध्यान से पढ़ो एक बार। तो देखो, जो ग्रीन एजी परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन एजी परियोजना को किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, तो वो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज, वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा। उसके बाद आगे देखा जाए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस परियोजना को खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO तथा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOFF तथा CC के सहयोग से लागू किया जाएगा। जो हमारा ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है उसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा। ये 3 मंत्रालय हैं जिनके सहयोग से ग्रीन एजी प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। उसके बाद बात की जाए यदि ग्रीन एजी परियोजना के उद्देश्य, कि ग्रीन एजी प्रोजेक्ट के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो एक बार इसके उद्देश्य पढ़ लेते हैं। देखो उद्देश्य क्या क्या है इसके। भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों तथा पद्धतियों को एकत्रित करना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों तथा पद्धतियों को एकीकृत करना। उसके बाद यदि मिजोरम के बारे में पढ़ा जाए तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा है जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद यदि देखी जाए तो जो मिजोरम के साक्षरता दर है वो है 91.58%।
जो कि सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों में शामिल है। लिंगानुपात है 976। ठीक है। उसके बाद बात की जाए यदि एक इसी तरीके की दूसरी परियोजना है ग्रीन हैंड परियोजना, जो तमिलनाडु में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य था भारत में एक पर्यावरण संबंधी प्रस्ताव है। ग्रीन हैंड परियोजना जो तमिलनाडु में लागू की गई थी, ये भारत में एक पर्यावरण संबंधी प्रस्ताव है। ठीक है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार इसके अलावा देखो, एक परियोजना और है पायलट परियोजना, जो भी सभी राज्यों में 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। पायलट परियोजना है एक, जो सभी राज्यों में 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। उसके बाद बात की जाए अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 31 जुलाई को, 1 अगस्त को, 30 जुलाई को और 3 अगस्त को। तो यहाँ से आपको सही आंसर देना है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है यहाँ पर 1 अगस्त को। कब 1 अगस्त को? कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर बात की जाए और इसके संबंधित, यह दिवस अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से मनाया जाता है। जो ये दिवस है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से मनाया जाता है। 3 तलाक के खात्मे को 1 साल पूरा होने पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया। 3 तलाक के खात्मे को 1 साल पूरा होने पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया। नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पर, एक क्वेश्चन था उसको पढ़ लो एक बार। वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जो एक वरिष्ठ IAS अधिकारी थे ओम प्रकाश जी, जिनको उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब यदि बात उत्तराखंड की जाए तो सबसे पहले लिखो उत्तराखंड की राजधानी जो क्या है, देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने हाल ही में जो मुख्यमंत्री हैं, तो क्वेश्चन आ जाता है उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र है। उन्होंने गैरसैंण को, एक गैरसैंण उत्तराखंड में एक स्थान है, राज्य है, सॉरी जिला है। गैरसैंण एक उत्तराखंड का जिला है जिसको राज्य की समर कैपिटल घोषित किया है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र है। उत्तराखंड की समर कैपिटल या ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो वो है गैरसैंण। गैरसैंण है जो उत्तराखंड की समर कैपिटल या ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है। और यदि देखो आपको मेरे इन सभी क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हो आप, तो मेरा टेलीग्राम लिंक है ये टेलीग्राम ग्रुप का .t.me/todaycurrent/अजय, ये टेलीग्राम है, वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद देखा जाए तो देखो उत्तराखंड में पहला लाइकेन पार्क खोला गया है। उत्तराखंड में पहला लाइकेन पार्क खोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाइकेन पार्क खोला गया है? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है। और क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया है? तो भी आंसर होगा उत्तराखंड। बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन वो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा जिला रहा है? हाल ही में नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा जिला रहा है? ये 4 ऑप्शन है। बालासोर है जो कि उड़ीसा में है, बीजापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, जोधपुर जो कि राजस्थान में है और लखनऊ जो कि यूपी में है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका सही आंसर है बीजापुर जो कि छत्तीसगढ़ में। ठीक है। बीजापुर जो छत्तीसगढ़ में, उसे हाल ही में नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर स्थान मिला है। ठीक है। अब देखो यहाँ से बात की जाती है, सॉल्यूशन है, इसको पढ़ना है आपको ज़रूरी। हाँ, आयोग की डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में इस साल फरवरी जून के दौरान स्वास्थ्य, पोषण,
तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर की गई है। कि जो ये नीति आयोग के द्वारा जो डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों की जो सूची थी, कि नीति आयोग के द्वारा जो डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों की जो सूची है वो किस पर आधारित थी? स्वास्थ्य पर आधारित थी, पोषण पर आधारित थी और शिक्षा। इन्हीं के साथ टोटल 6 और, मतलब 3 तो हो गए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, इसके अलावा 3 और विकासात्मक क्षेत्र थे जिनकी प्रगति के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई थी। ठीक है। आकांक्षी जिलों की सूची नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आकांक्षी जिलों की सूची कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट पोजीशन पर कौन, सेकंड पर कौन रहता है। देखो जो आकांक्षी जिलों की सूची थी उसमें फर्स्ट स्थान पर रहता है बीजापुर जो छत्तीसगढ़ में है। सेकंड स्थान पर रहता है रिभोई, क्या? रिभोई, जो कहाँ पर है? मेघालय में। और तीसरे स्थान पर रहता है बहराइच जो कहाँ पर है? यूपी में। तो आपको ये तीनों के तीनों ध्यान में रखना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान पर कौन कौन है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो नीति आयोग क्या था? 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। यह संस्था सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करती है। किसके रूप में? थिंक टैंक के रूप में। एवं निर्देशात्मक तथा नीतिगत गतिशीलता प्रदान करती है। जो नीति आयोग है वो एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, निर्देशात्मक तथा नीतिगत गतिशीलता प्रदान करती है। जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना, जो नीति आयोग का अध्यक्ष रहता है, जो कौन रहता है? देश का प्रधानमंत्री रहता है। जैसे पहले जो नीति आयोग था उसको योजना आयोग बोलते थे, तो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह थे, क्योंकि वो उस टाइम प्रधानमंत्री थे। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, नीति आयोग या योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री रहता है। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उपाध्यक्ष के लिए किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है जो प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। उसके बाद यदि आगे बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तो देखो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रायपुर। ठीक है। उसके बाद यदि बात की जाए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, तो वो है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके जो कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। यदि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके। उसके बाद बात की जाए, देखो ध्यान रखना, जो छत्तीसगढ़ था वो पहले मध्य प्रदेश में आता था। छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है। जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल सही ढंग से ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो चौथा क्वेश्चन है उसके ऊपर बात की जाए, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। एक बार देखते हैं। जुलाई 2020 में शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के आकलन के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? जुलाई 2020 में शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के आकलन के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भारत है या बांग्लादेश है? आपको बताना है कि कौन सा देश है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बांग्लादेश है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बांग्लादेश है। अब देखो यहाँ से बात की जाए
विश्व वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स AIR, वो सॉरी एयर क्वालिटी वर्ल्ड क्वालिटी गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार PM 2.5, PM का फुल फॉर्म है यहाँ पर पार्टिकुलेट मटेरियल। तो पार्टिकुलेट मटेरियल PM 2.5 से सर्वाधिक प्रभावित देश, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार PM 2.5 से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और मंगोलिया है। बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पर है, पाकिस्तान सेकंड नंबर पर है और जो मंगोलिया है वो थर्ड नंबर पर है। इसके अकॉर्डिंग विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना? बांग्लादेश। तो देखो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश है। विश्व में सबसे ज़्यादा PM 2.5 का उत्सर्जन कौन करता है? बांग्लादेश है। PM 2.5 से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान है, फिर मंगोलिया है। फिर हम आगे बात करें, गाजियाबाद विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। यदि गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद है जो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की मुद्रा बांग्लादेशी टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका। यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो ढाका है। जो ढाका है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश की मूल भाषा क्या है? बंगाली भाषा, जिसको हम बांग्लादेश की मूल भाषा बोलेंगे तो वो क्या है? बंगाली भाषा है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा भी बंगाली भाषा है। यहाँ पर जो 98% लोग हैं वो बंगाली भाषा बोलते हैं। बांग्लादेश के 98% कैंडिडेट बंगाली भाषा बोलते हैं। उसके बाद आगे बात की जाए, यदि मंगोलिया की बात करते हैं हम, देखो मंगोलिया में आपको ध्यान में रखना है, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोरा, जिसको उलन बातोर भी बोल देते हैं। तो मंगोलिया की राजधानी है उलन बातोर या बटोरा। यहाँ की मुद्रा क्या है? मंगोलियाई तुगरिक। मंगोलिया की जो मुद्रा है वो है मंगोलियाई तुगरिक। मंगोलिया का सबसे बड़ा शहर है उलान बटोरा। यहाँ की मूल भाषा है मंगोलियन। मंगोलिया की मूल भाषा क्या है? मंगोलियन है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? उलन बटोरा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसको ध्यान से पढ़ना है वापस उसी तरीके से। 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा MSME सक्षम, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा MSME सक्षम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? RBI द्वारा, SIDBI द्वारा, IARA द्वारा या अमेजन द्वारा? तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो ध्यान रखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा क्या? SIDBI द्वारा। जो MSME सक्षम पोर्टल था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? SIDBI के द्वारा। अब हम बात करते हैं, देखो SIDBI का पूरा नाम क्या है? तो SIDBI का फुल नाम है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। उसके बाद देखी जाए तो भाई उसके बाद बात करते हैं हम, SIDBI ने ट्रांस यूनियन सिविल CIBIL के साथ मिलकर इस पोर्टल की शुरुआत की थी। तो SIDBI ने ट्रांस यूनियन सिविल CIBIL के साथ मिलकर इस पोर्टल की शुरुआत की थी। इस पोर्टल द्वारा छोटे उद्यमी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकेंगे। जो ये पोर्टल था इसके द्वारा जो छोटे उद्योग वाले हैं, जिनको हम छोटे उद्यमी बोलते हैं, वो सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ले पाएंगे। जो
ये पोर्टल बना है। इस पोर्टल के द्वारा जो छोटे छोटे उद्योग कर्मी हैं या जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं वो सरकार से संबंधित जितनी भी योजनाएं निकल रही हैं उन सभी योजनाओं के संबंध में जानकारी ले पाएंगे। उसके बाद बात की जाए यदि SIDBI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। इसका ऑफिस है लखनऊ में। इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा SIDBI के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपको दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात की जाए कि किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की थी? किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की थी? चाइना ने, ब्राज़ील ने, रूस ने या स्पेन ने? आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर देने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखो भाई लोगों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सही आंसर है रूस, ठीक है। रूस यहाँ पर सही आंसर है। अब हम इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल साथ रहें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? हमारे प्रकाश जावड़ेकर हैं। हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हैं। ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ध्यान रखना, जो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई थी 6ठी बैठक, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। उसके बाद बात की जाए यदि ब्रिक्स की, BRICS, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का पहले नाम था ब्रिक, BRIC, ब्रिक नाम था। ब्रिक्स का पहले क्या नाम था? ब्रिक था। 2010 में दक्षिणी अफ्रीका के शामिल होने पर इसका नया नाम बन गया ब्रिक्स। यह आपको ध्यान में रखना है। ब्रिक्स का पूरा नाम ब्रिक था। 2010 में साउथ अफ्रीका के मिलने के बाद ब्रिक का पूरा नाम हो गया ब्रिक्स। आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, ब्रिक्स की ब्रिक्स का जो स्थापना थी वो कब हुई थी? जून 2006 में हुई थी। ब्रिक के रूप में हुई थी इसकी स्थापना। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो ब्रिक्स का पूर्व नाम क्या था? ब्रिक था। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई या ब्रिक की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 2006 में। किसकी स्थापना? ब्रिक की स्थापना। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? देखो, ब्रिक्स की स्थापना मैं लिख देता हूँ, ध्यान में रखना है आपको, ये सबसे मेन ट्विस्ट है यहाँ पर। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2010 में। ब्रिक्स की स्थापना 2010 में हुई थी। और BRIC, ब्रिक की स्थापना 2006 में हुई थी। ये ध्यान में रखना है आपको। ब्रिक्स की स्थापना 2010 में हुई थी, ब्रिक की स्थापना 2006 में हुई थी, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो जो ब्रिक्स है या ब्रिक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई में है, जो चाइना में है। इसके अध्यक्ष कौन है? KV कामत। KV कामत है जो प्रेजेंट टाइम में ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं। उसके बाद यदि बात की जाए ब्रिक्स के सदस्य देशों की, कि ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं। B का मतलब है ब्राज़ील, R का मतलब है रूस, I का मतलब है इंडिया, C का मतलब है चाइना और S का मतलब है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज थे जो ब्रिक्स के सदस्य देश थे। अब उसके बाद हम थोड़ा सा रूस के बारे में जान लेते हैं। तो भाई लोगों, रूस के बारे में जानो। रूस यह यूरोप व एशिया महाद्वीपों में स्थित है। सबसे पहली बात, रूस कहाँ पर स्थित है? यूरोप व एशिया महाद्वीपों में स्थित है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल रूस की मुद्रा है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन है जो रूस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं। बात की जाए यदि रूस का जो संसद का नाम क्या है, तो देखो, रूस की जो संसद है उसको क्या बोलते हैं? ड्यूमा बोलते हैं। रूस की संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। उसके बाद बात की जाए यूराल पर्वत।
यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। आपको ध्यान में रखना है कि जो यूराल पर्वत है वो एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले के ऊपर, इसको पढ़ते हैं हम। किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदला है? किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदला है? आंध्र प्रदेश ने, हरियाणा ने, तमिलनाडु ने या राजस्थान ने? आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदला है। तो आपको इसका सही आंसर देने की कोशिश करनी है। तो भाई लोगों, यहाँ पर इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन बी, कि तमिलनाडु ने अपने 3 स्टेशनों का नाम बदल दिया है। अब हम पढ़ते हैं उनका नाम क्या क्या रखा गया है, वो पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में 3 स्टेशनों का नाम बदला है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के 3 स्टेशन थे जिनका नाम बदल दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं उनका नाम कैसे था, क्या था। तो ये तो है भाई पुराने नाम, ये तो पुराने नाम है, ये उनका नया नाम है, बदला हुआ नाम है। तो सबसे पहले हम बात करें अलंदूर स्टेशन। तो अलंदूर स्टेशन का अब नया नाम कर दिया गया अरीगनर अन्ना अलंदूर मेट्रो स्टेशन। अलंदूर स्टेशन का नया नाम क्या है? अरीगनर अन्ना अलंदूर मेट्रो स्टेशन। उसके बाद आगे बात की जाए सेंट्रल मेट्रो। तो सेंट्रल मेट्रो का नया नाम क्या है? पुरेची फ्लाईओवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन मेट्रो स्टेशन। सेंट्रल मेट्रो का नया नाम क्या है? पुरेची फ्लाईओवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन मेट्रो स्टेशन। अब हम थोड़ा सा आगे फिर बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम जो तीसरा है उसके ऊपर चलते हैं। तो तीसरे पर आ जाओ भाई। तीसरा स्टेशन है CMBT। तीसरा स्टेशन है CMBT, जिसका नाम बदल कर दिया गया है पुरेची थलाईवी डॉक्टर जे जयललिता CMBT मेट्रो स्टेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात की जाए यदि तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का जो राजधानी है वो क्या है? चेन्नई है। सबसे बड़ा शहर चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर चेन्नई। तमिलनाडु की राज्य भाषा क्या है? तमिल है। तमिलनाडु की राज्य भाषा क्या है? तमिल है। उसके बाद यदि बात की जाए तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। बनवारीलाल पुरोहित हैं जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? कावेरी। कावेरी है जो तमिलनाडु की सबसे प्रमुख नदी है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, वो एक प्यारा सा क्वेश्चन है। भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए केरल है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है। केरल, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, ये आपके पास इसके 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखो, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है गुजरात। क्या है? गुजरात इसका सही आंसर है। क्या है इसका सही आंसर? गुजरात है। अब हम गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। देखो, गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी है। गुजरात की राज्य भाषा क्या है?
गुजराती। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अब हम आगे बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, वही प्यारा सा क्वेश्चन है। सऊदी अरब का पहला परमाणु रिएक्टर बराका है ने किस देश में अपना ऑपरेशन शुरू किया है? सऊदी अरब का पहला परमाणु रिएक्टर बराका ने किस देश में अपना ऑपरेशन शुरू किया है? सऊदी अरब में, कुवैत में, कतर में और संयुक्त अरब अमीरात में। आपको यहाँ से सही आंसर देने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम यहाँ से आगे बात करते हैं। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है अबू धाबी। अबू धाबी में इस रिएक्टर का उद्घाटन किया गया। ध्यान रखना, संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है अबू धाबी जहाँ पर इस रिएक्टर का उद्घाटन किया गया है। इसे ENEC तथा कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन दोनों ने मिलकर बनाया। जो ये परियोजना थी, ये उद्घाटन रिएक्टर का, जो ये रिएक्टर था इसका निर्माण किसने किया था? ENEC एवं कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन दोनों ने मिलकर किया था। अब हम भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो अरब अमीरात है उसके बारे में जानते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? UAE दिरहम यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहरन, खलीफा बिन जायद अल नाहरन। जैसे ब्राह्मण होता है ना, तो वहाँ पर ये है तो नाहरन है। थोड़ा नाम अजीबो गजीब है। उसके बाद बात की जाए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया? स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय को, जनजाति कार्य मंत्रालय को, पर्यावरण मंत्रालय को या रेलवे मंत्रालय को? तो ध्यान रखना, जो स्कॉच अवार्ड है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिया गया। किसको दिया गया? जनजातीय कार्य मंत्रालय को। अब थोड़ा सा आगे फिर बात कर लेते हैं। ये इसकी आंसर की है, आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे उत्कर्ष क्लासेज है, वाईफाई स्टडी है, स्टडी IQ एजुकेशन है, नेक्स्ट एग्जाम है, मिश्रा जी टेक्निकल है, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट है, क्रैक एग्जाम है, एग्जाम नीति है। तो ये कुछ फेमस यूट्यूब चैनल हैं, उनके इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं आज के, तो वो भी लेके आया हूँ मैं करंट के पॉइंट। ठीक है, तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन पॉइंट नंबर फर्स्ट से। वीरेंद्र सहवाग को 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता समिति में शामिल किया गया है। वीरेंद्र सहवाग को 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता समिति में शामिल किया गया है। उसके बाद बात की जाए, आशीष भाटिया जी को गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक, आशीष भाटिया जी को गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है। उसके बाद आगे बात की जाए, हमिद बाकायको आइवरी कोस्टा के नए प्रधानमंत्री हैं। एक हमिद बाकायको नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्हें आइवरी कोस्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद बात की जाए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान का शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की। उसके बाद बात की जाए, शिव प्रसाद शुक्ला को राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। शिव प्रसाद शुक्ला को राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आगे बात करते हैं, ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई, ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया है। क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हुआ है, वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ध्यान रखना, ताइवान के राष्ट्रपति थे।
उसके बाद आगे बात की जाए, हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया है बबीता फोगाट को और कविता देवी को। ठीक है, कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने खेल एवं युवा मामलों में विभाग के रूप में, हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो वो नियुक्त किया है बबीता फोगाट और कविता देवी, जिनके ऊपर आमिर खान ने दंगल मूवी बनाई थी बबीता फोगाट के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं एस एन राजश्री को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का CMD नियुक्त किया गया। क्वेश्चन आ जाता है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है SN राजश्री को। आगे बात की जाए, हिचेम मचिची आइवरी कोस्टा के नए प्रधानमंत्री बने। हिचेम मचिची आइवरी कोस्टा के न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। आगे बात की जाए, रजत भाटिया ने फर्स्ट क्लास एवं IPL से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। जो भाटिया थे वो भारतीय क्रिकेट टीम के एक सदस्य थे। रजत भाटिया भारतीय क्रिकेट टीम के एक सदस्य थे। उन्होंने फर्स्ट क्लास और IPL से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उसके बाद बात की जाए, लियोनेल मेसी ने स्पेनिश लीग में रिकॉर्ड 7वीं बार गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। लियोनेल मेसी ने स्पेनिश लीग में रिकॉर्ड 7वीं बार गोल्ड बूट अवार्ड जीता है। ध्यान रखना, लगातार 7वीं बार गोल्ड बूट अवार्ड किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है। कहाँ के थे वो? स्पेनिश लीग के सदस्य थे। उसके बाद बात की जाए, ICRA के नए MD एवं CEO N शिवरामन को नियुक्त किया गया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ICRA के जो नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। ICRA के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है N शिवरामन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 2 अगस्त का कंप्लीट करंट। रेगुलर PDF लेना चाहते हो तो प्लीज़ मैंने स्टार्ट में अपना टेलीग्राम ग्रुप बता दिया है, t.me/today current by अजय। इसमें जुड़ जाओ। मैं रेगुलर यहाँ पर PDF अपलोड करता हूँ। इस तरीके से रहेंगी हैंड रिटन के द्वारा, लेकिन कुछ टाइम बाद में मैं इनको कंप्यूटर से टाइप करवा के फिर अपलोड किया करूँगा। तो मैं PDF दोनों तरीके से प्रोवाइड कराऊँगा, मंथली और पर डे PDF, मंथली PDF दोनों तरीके से प्रोवाइड करवाऊँगा। और बिल्कुल इसी तरीके का कंटेंट रहेगा हमारा। इसमें और भी सुधार करने की कोशिश की जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। ध्यान रखना, हमारा हर वीडियो जो करंट का है वो सुबह 9 बजे से पहले अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम कल वाला जो करंट की क्लास रहेगी उसके साथ। ठीक है, बाय। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।